अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप लोगों को क्या ये सिस्टम ऑफ जस्टिस में पहले मैंने आपको क्या फ्रीडम पर कोई लेक्चर दिया अभी तक? फ्रीडम पे तो कोई लेक्चर नहीं दिया। सर वो लास्ट लेक्चर जो था वो फ्रीडम पे था, लेकिन आपने हमें 10 कमांडमेंट्स कराई थी उसमें। और फिर आपने वो जो ईरान का केस स्टडी था उसमें आपने कराया था कि नहीं जी वो कराया था नहीं नहीं, आपने। मैंने, हाँ, मैंने ये पहले आप लोगों को पॉलिटिकल आइडियल्स के बारे में बताया था। पॉलिटिकल आइडियल्स कितनी तरह के होते हैं, ये ये डिस्कस किया था या नहीं? सर हम मेरा मुझे जो याद पड़ता है वो ये कि एक मेटाफिजिकल कंसेप्शन है और एक पॉलिटिकल है। अभी हमने सिर्फ यही किया, ठीक है। हम्म। सर सर सिर्फ हमने जस्टिस के दो कॉन्सेप्ट ही किए अभी सिर्फ। हम्म। मेटाफिजिकल पॉलिटिकल, अभी पॉलिटिकल पे भी नहीं आए थे, सिर्फ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट पे रहे। जो हम्म। असल में जो हमने काम किया अभी तक वो ये किया है कि जस्टिस जो है वो मेटाफिजिकल हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। और मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हिस्टोरिकली सेक्युलर फॉर्म में भी हो सकता है और रिलीजियस फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमने किया है अभी तक। फिर हमने मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की इम्प्लीकेशन ड्रॉ की है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे। पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को हम अंडरस्टैंड करने से पहले, यानी पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे जाने से पहले, हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रीडम को डिस्कस करना पड़ेगा। तो आज जो है पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि फ्रीडम को हम पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे जाने से पहले। और जो हमने मुख्तलिफ कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस आप अब तक डिस्कस किए हैं, उन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में फ्रीडम फंडामेंटल वैल्यू के तौर पर क्यों मैटर करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस में हम लिबर्टेरियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे, लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को करेंगे, फ्रीडम को बुनियाद बनाते हुए ये दोनों कंसेप्शन ऑफ जस्टिस अपनी सोशल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इसी बुनियाद पर ड्रॉ करते हैं कि वो फ्रीडम ड्रिवन सिस्टम्स ऑफ जस्टिस हैं। इसके साथ साथ हम फिर सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को भी डिस्कस करेंगे। और जो लेट कैपिटलिज्म की क्रिटिक करता है और जो मॉडर्न कैपिटलिज्म की क्रिटिक करता है, दोनों किस्म के कंसेप्शंस जो सोशलिस्ट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर में इंशाल्लाह हम फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को डिस्कस करेंगे। इस वक्त दुनिया भर में जो कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस डिस्कस किए जाते हैं वो सारे के सारे कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस, अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम पॉलिटिकल थियरिस्ट आ गए हैं अब जो मैदान में, वो भी यही समझते हैं कि जस्टिस की लेजिटिमेसी इस बुनियाद पर डिटरमिन होगी कि वो कितनी फ्रीडम आपको ग्रांट करता है। और जो मुख्तलिफ कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस रहे हैं और प्रैक्टिस हो रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस जो डिस्कस हो रहे हैं, उन कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस की जो लेजिटिमेसी है वो इसी बुनियाद पर डिटरमिन हो रही है कि वो कितना कंसेप्शन फ्रीडम को ग्रांट करता है। और लोग ये समझ रहे हैं और जितना भी टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस वो इस बुनियाद पे प्रोड्यूस हो रहा है कि दूसरा कंसेप्शन या कंपीटिंग कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इसलिए लेजिटिमेट नहीं है क्योंकि वो फ्रीडम को ग्रांट नहीं करता। तो जो डिबेट है वो अस्यूम करती है कि जस्टिस और फ्रीडम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर
जस्टिस का जो भी आपका नोशन है, मिसाल के तौर पे हमने अभी तक मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस डिस्कस किया है, तो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पे जो मेजर क्रिटिक डेवलप करते हैं लोग बोथ होम एंड अब्रॉड, वो ये होता है कि ये कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इसलिए जायज नहीं है क्योंकि ये फ्रीडम को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंसेप्शन ऑफ जस्टिस फ्रीडम को लिमिट करने की कोशिश करता है तो वो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस तो है, लेकिन वो फेयर नहीं है, अनफेयर है, फेयरनेस नहीं है उसके अंदर। तो जस्टिस एज फेयरनेस, जैसे कि जॉन रॉल्स का जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, और वो जस्टिस एज फेयरनेस कहलाता है। तो वो उस भाई का ये ख्याल है कि फेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि वो जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस जो भी आप दे रहे हैं वो इक्वली इंसानों के लिए मौक़े फराहम करे टू डिटरमिन देयर ओन कंसेप्शंस ऑफ गुड। और इसकी इम्प्लिकेशन यही है कि वो तमाम इंसान, उस सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर रहने वाले तमाम इंसान यकसा तौर पर अपनी खुदाई का इजहार कर सकें, और खुदा होने का मतलब ही ये होता है कि वो खैर को खल्क करे। तो मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के ऊपर जो बुनियादी एतराज़ रहा है मॉडर्न कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस में, वो ये रहा है कि ये फ्रीडम को ग्रांट नहीं करता, और एक ऐसा निज़ाम इक़्तिदार वज़ा करता है जिस निज़ाम इक़्तिदार के अंदर इनफरादी हैसियत में खैर की तख्लीक का जो इख्तियार है वो फ़र्द के पास नहीं रहता। चूंकि फ़र्द के पास खैर को खल्क करने का इख्तियार नहीं रहता, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नतीजे में कितना जो है अमन है, वहाँ पर कितना सुकून है, कितना लोग जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बखैर आफियत गुजारें, ये मैटर नहीं करता। इसका तो मतलब ये है कि ये सब जानवर हैं जो अपने लगे बले ढंगे निज़ाम के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि ये खैर को खल्क नहीं कर सकते, इसलिए इंसान है नहीं। तो बुनियादी तौर पर इंसान होता ही वो है जो खैर को खल्क कर सके और खैर को अपनी इनफरादी हैसियत में खल्क कर सके। चूंकि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो गैर मजहबी हो, ये हक इंसान को नहीं देता कि वो खैर को खल्क करे। चूंकि वो खैर को खल्क करने का इख्तियार इंसान को नहीं देता, इसलिए वो निज़ाम अदल असल में निज़ाम अदल है ही नहीं। क्योंकि निज़ाम अदल तो वो होता है पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में, चाहे उसकी कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, जो कि ये एक्नॉलेज करे कि इंसान एक खुदा है, और उस खुदा को अपनी खुदाई के इजहार के लिए ना फर्द के आगे जवाबदेह होना है, ना माशरे के आगे जवाबदेह होना है, ना रियासत के आगे जवाबदेह होना है। लिहाजा अगर वो फर्द अपने खैर की तख्लीक के लिए जवाबदेह है फर्द को या माशरे को या रियासत को, तो फिर तो वो फर्द जो है वो खुदा नहीं बन सका। और उसके खुदा बनने में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? निज़ाम अदल है। इसका मतलब ये है कि वो निज़ाम अदल असल में निज़ाम अदल है नहीं। चूंकि वो निज़ाम अदल है नहीं, लिहाजा उसके अंदर किसी मनूवरिंग की गुंजाइश तलाश करने की कोशिश करना, उसके अंदर, उस निज़ाम अदल के अंदर किसी खैर से की तवक्को वाबस्ता करना, या उस निज़ाम अदल के अंदर ये बताने की कोशिश करना कि देखें इसमें इंसान इतना खुदा बन सकता है और इतनी खुदाई का इजहार कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की खुदाई का इजहार नहीं कर सकता। ये सारी की सारी बहसों को वो आउटरेटली रिजेक्ट करते हैं, और ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये तसव्वुरात अदल जो कि माबाद तबियाती बुनियादों पर अखज़ करता है, ये खैर के खल्क करने का जो फरीज़ा है
इंसान से छीन लेते हैं। और खैर को खल्क करने का अगर फरीज़ा या हक इंसान से छीन लिया जाए तो वो फर्द, वो माशरा और वो रियासत आज़ादी का दावेदार नहीं हो सकती। चूंकि वो फर्द, माशरा या रियासत आज़ादी की दावेदार नहीं है, लिहाजा वो इंसान के इंसान होने की नफी करती है। और इंसान के इंसान होने की नफी का मतलब क्या है कि आपने जो ह्यूमन की डेफिनेशन है, द वेरी डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट ह्यूमन means self-determined autonomous being, self-determined autonomous being, एक ऐसी खुद मुख्तार हस्ती जो कि अपनी अहदाफ के तयन के लिए अपने अलावा किसी दूसरी हस्ती पर इन्हिसार ना करे, उस हस्ती को हम आज़ाद इंसान समझते हैं। मैं इस वक्त क्लास में हूँ, क्लास में। तो जो है बुनियादी तौर पर जो भी इंसान किसी निज़ाम अदल को समझने की कोशिश करेगा, उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो इंसान को इंसान तो समझे। लिहाजा इंसान को इंसान समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के इस जो बुनियादी वस्फ है, जिसे द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट, and what is that? That human being is a self-determined autonomous being that should be recognized, that should be acknowledged. अगर वो compromised है, जैसे कि metaphysical conception of justice की implications में मैंने आपको बताया कि वो compromise होता है, ये सही बात है, ठीक है, और वो इंसान को self determined autonomous नहीं समझता, ठीक है। इस वजह से निज़ाम अदल इंसान के इरादे के नतीजे में पैदा होने वाला निज़ाम नहीं होता मेटाफिजिकल, बल्कि पहले से मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस मौजूद होता है और इंसान को अपने इरादे को उसके मातहत करना होता है। लिहाजा उसूली तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को आप प्रैक्टिस करें और फर्द की जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो एब्सोल्यूट सेंस में एक्नॉलेज्ड हो, ये नहीं हो सकता। लिहाजा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के ऊपर जो बुनियादी क्रिटिक है वो चाहे पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की लिबरल साइड हो, लिबर्टेरियन साइड हो, इवन सोशलिस्ट साइड हो और जो फेमिनिस्ट साइड हो, वो सब का सब जो है इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बुनियादी तौर पर खैर का कोई वो अदल का कोई भी निज़ाम हो, वो पैदावार होना चाहिए या अखज़ करदा होना चाहिए इरादा इंसानी से, और इरादा इंसानी जो है वो नॉन कंटेस्टेबल है, उसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी उसूल की बुनियाद पर। लिहाजा फ्रीडम को ये तमाम के तमाम कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस एक प्रीमॉर्डियल रियलिटी के तौर पर कबूल करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इनकी आपसी जो क्रिटिक है लिबरल्स की, लिबर्टेरियंस की, सोशलिस्ट की और अपना क्या बोलते हैं फेमिनिस्ट की, इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फाशिस्ट भी हो सकते हैं, इसी के अलावा सोशल डेमोक्रेट्स हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कि इब्तदाई तौर पर ये चार आपको पता होने चाहिए। इन चारों का भी आपस में जो इख्तिलाफ और एतराज़ है वो यही है कि वो फ्रीडम का वादा तो करते हैं लेकिन वो फ्रीडम को ग्रांट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल वैल्यू रहेगी पूरे के पूरे इस सिस्टम ऑफ जस्टिस को अंडरस्टैंड करने की, उसमें फ्रीडम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको एकेडमिकली देखने की ज़रूरत है। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आ गई? जी सर। तो कोई ऐसा मसला तो नहीं है? अभी तक तो क्लियर है सर, इंशाल्लाह।
किसी को ये तो उसके जहन में नहीं ख्याल उठ रहा कि भाई मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में भी इंसान को सेल्फ डिटर्मिनेशन का इख्तियार होता है, फ्रीडम का इख्तियार होता है। कहाँ वो फ्रीडम छीनते हैं? ऐसा तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में? क्या ये आप लोगों के जहन में भी वैसे ही सेल्फ एविडेंट है जैसा कि लिबरल्स, लिबर्टेरियंस या फेमिनिस्ट और सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट और फाशिस्ट वगैरह के जहन में होता है? क्या आप लोगों के जहन में भी ऐसे ही है? सर मेरे जहन में ऑपोजिट आ रहा है कि जो ये जो फ्रीडम बेस्ड सिस्टम्स हैं, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ अजम्पशंस जो हैं वो सॉलिडिफाई हो जाती हैं, और फिर शायद वो मेटाफिजिकल रूप ले लेती हैं, आई गेस। ठीक है, ये यानी कि तुम ये कह रहे हो कि भाई मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, हर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की मेटाफिजिकल फाउंडेशंस होती हैं, लिहाजा ये कहना कि कोई कंसेप्शन ऑफ जस्टिस मावरा है किसी मेटाफिजिक्स से एब्सोल्यूट सेंस में, ये पॉसिबल नहीं है। जी सर, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, लेकिन फर्ज किया कि कोई मजहबी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है, वो फ्रीडम को एब्सोल्यूट सेंस में फंडामेंटल कॉर्नर स्टोन के रिकग्नाइज नहीं करता, और उसके नतीजे में फ्रीडम या कंट्रोल होती है, और कभी भी एब्सोल्यूट सेंस में फ्रीडम ग्रांट नहीं होती। ये तो एविडेंट है आपको। यस सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक दिस इज हाउ इट इज। ये तो बड़ा दिल को बात लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो मजहबी लोग हैं वो तो ये ऐसा नहीं कहते, तो ये कहते हैं कि भाई असल आज़ादी तो इस्लाम ने दी है, ये कहते हैं वो। आई थिंक वो शायद कुछ आई थिंक कहते हैं, आई गेस वो, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट वर्ड टू यूज, कैटेगरी मिस्टेक करते हैं, वो रॉन्ग आइडिया को रॉन्ग जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जितने हैं सब के सब ये कहते वो फिर शायद आखिरत के पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि आज़ादी मिल जाएगी जब हम इंशाल्लाह हैं जब वो ग्रेजुएट सब कर देंगे। जब वो सब जमहूरी अमल में शरीक होते हैं, तो किस उसूल की बुनियाद पर शरीक होते हैं? इसी हाँ उसूल की बुनियाद पर शरीक। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, ये बात सही इसी है बिल्कुल। उसूल की बुनियाद पर शरीक होते हैं कि देखें ये फ्रीडम ग्रांट करता है, और ये भी करता है, और ये भी करता है, और हम भी करते हैं फ्रीडम ग्रांट। हम हम्म। भी एक कंपेटिटर हैं, और हमारी भी सुनो, हमें भी तो अपना धंधा करने दो, हमारा भी ये धंधा मान लो। हम कब फ्रीडम को छीनते हैं? सबसे ज्यादा फ्रीडम तो हम देंगे इंशाल्लाह। ये यानी कि बात ठीक है आपकी। जैसे दानियाल ने अभी कहा कि भाई सभी के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, और सभी के अंदर फ्रीडम को कंट्रोल किया जाता है। तो सब, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीडम जो है हमारी दुकान से मिलेगी, ऐसे ही है ना? यस सर, ये सर मजहबी लोग एक बात और भी बहुत ज्यादा कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि शायद जितना मैंने सुना है कि असल फ्रीडम है ही यही कि आप ये माने कि आप मुकम्मल फ्री नहीं है। ये मैंने बहुत बात सुनी है। नहीं नहीं नहीं, वो सही है, वो तो चलो, वो तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई जैसे नहीं है, आप अनफ्री हैं। देखो, ये जो दानियाल ने बात की थी ना, वो असल बात वो है कि भाई हर सिस्टम के अंदर फ्रीडम को लिमिट किया जाता है। हर सिस्टम के अंदर हर सिस्टम के अंदर फ्रीडम को लिमिट किया जाता है। लिहाजा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस या रिलीजियस या इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में भी फ्रीडम को लिमिट किया जाता है। लेकिन जब ओवरऑल सिस्टम को देखेंगे तो जो सम टोटल होगा फ्रीडम, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीडम का, वो इस्लाम ज्यादा देता है। इसलिए आप लोग हम लोग को वोट दें। हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को ज्यादा आज़ादी दे के दिखाएंगे, आज ज्यादा तरक्की दे के दिखाएंगे, ज्यादा मस्तियां करके दिखाएंगे, ज्यादा अय्याशियां करके दिखाएंगे, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डाल देगा। ये नहीं कहते क्या वो? सर कहते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई हर्ड दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जब आप मेरा कोर्स लें, कोई भी फलसफे का आदमी, चलो मैं नहीं, किसी का भी,
तो आपका जो क्रिटिकल सेल्फ है वो अलर्ट रहना चाहिए। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये सब ठीक है, आप लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है। अरे भाई बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी दुनिया में जितनी मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातें चाहे वो कोई भी मजहबी जमात हो, वो इस जमहूरी अमल में किस बुनियाद पर शिरकत करती हैं, किस मुंह से शिरकत करती हैं? ये तो उन्होंने नहीं दिया, ये तो इनलाइटनमेंट थिंकर्स ने दिया। इनलाइटनमेंट थिंकर्स का तो ये मानना था कि इंसान सेल्फ डिटर्मिन ऑटोनोमस बीइंग है, और गुड की डिटर्मिनेशन के लिए ना तो वो फर्द के आगे जवाब दे, ना माशरे के आगे जवाब दे, ना रियासत के आगे जवाब दे, किसी के आगे जवाब दे नहीं है। ऐसे इंसान के लिए आपको जो निज़ाम अदल वज़ा करना पड़ेगा, उसको अपना दामन छुड़ाना पड़ेगा मजहब से। तो उन्होंने दामन छुड़ा लिया, और दामन छुड़ा के एक जमहूरियत बना ली। तो आप जिन जमहूरियतों को मुख्तलिफ यहाँ पाकिस्तान में सियासतदान जो आते हैं, पॉलिटिशनर्स आते हैं, अपने सेलिब्रिटीज आते हैं, और अब तो ये जो जो क्या बोलते हैं, जो जजेस वगैरह होते हैं, ये लोग भी सेलिब्रिटीज की तरह टीवी पे आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, और अपना सियासी बयानात भी देते हैं, खबरों खबरों में भी आते हैं। तो ये सारे जो जजेस होते हैं ये सब भी यही कह रहे होते हैं। तो सब यही तो कह रहे होते हैं कि भाई अब बुनियादी तौर पर मजहब जो है वो एक पर्सनल चीज है, इसको आप बीच बीच में नहीं लेके आओ। और जो जितने भी हैं कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, और अपना किंग्स कॉलेज से लॉ पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ पर आकर जजेस बन जाते हैं, वो लोग कौन सा कलमा पढ़ के आते हैं भाई? वो यही कलमा तो पढ़ के आते हैं कि इंसान सेल्फ डिटरमिनेट होता है। इसी की बुनियाद पे तो पूरा जो है निज़ाम अदल खड़ा हुआ है, इसी की बुनियाद पर तो सारा जुडिशल सिस्टम खड़ा हुआ है, इसी के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खड़ा हुआ है, इसी की बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल ट्रीटीज आप साइन करने जाते हो। यही तो उसूल है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई मजहब जो है, जैसे आपने कह दिया कि भाई मैंने वहाब सूरी ने पढ़ा है कि भाई मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में मॉडल ऑफ जस्टिस पहले से मौजूद होता है और लाइज अप इन द हेवन, और उसको टॉप टू बॉटम इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसके अंदर हमेशा प्रायोरिटी होगी गुड की ओवर राइट की। तो ये बात हाँ माशाल्लाह सही है, ये ठीक 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 ठीक, ये सही है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। तो बस ठीक है, फिर तो ये साबित हो गया। अरे तो ये तो साबित हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं फिर? ये सब किस मुंह से इसमें शरीक हो रहे हैं? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीडम हम ग्रांट करेंगे, हम करेंगे सबसे ज्यादा फ्रीडम। तो इन लोगों की जो करतूत हैं, ये जो मजहबी लोग हैं, इन लोगों के जो सियासी अज़ाइम हैं और जो सियासी अहदाफ हैं, वो भी इरादा खुदाबंदी का इतलाक जो है वो एंड इन इटसेल्फ नहीं है, मीन टू एन एंड है। जब इरादा खुदाबंदी नाफिज हो जाएगा तो उसके नतीजे में मिलेगा क्या? उसके नतीजे में आजादी मिलेगी आपको, ये बोलते हैं वो। समझे? इतनी जरूरत नहीं है उनकी कि ये कहें कि ये तो मिलेगी नहीं भाई, सीधे हो जाओ, ये नहीं बोल सकते। ये बोला तो सियासी अमल में शरीक नहीं हो सकते बिल्कुल। सही है। तो जब आप किसी चीज को फिलोसॉफिकली पढ़ रहे होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अलर्ट रहें। मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के ऊपर रिजेक्ट करने की जो बुनियादी वजह ये है कि ये मुमकिन है ही नहीं कि अदल का निजाम पहले से तयशुदा हो और उसके अंदर इंसान फ्री भी हो। ये नहीं हो सकता, ये उसूली तौर पर ठीक नहीं है। समझ आई? तो और ये कहना कि जैसे हम लोगों का एतराज ये है कि हर कंसेप्शन ऑफ जस्टिस की कोई मेटाफिजिकल फाउंडेशन होती है, तो इनकी भी मेटाफिजिकल फाउंडेशन होगी, जो पिछले 30 साल से हम और हमारे दोस्त और हमारे उस्ताद बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो बात को वो एक बहुत ही ट्रिवियल बात कह के ऐसे बाल, जैसे दूध में बाल आ जाता है उसको निकाल के ऐसे फेंक के वो पूरा घटाघट पी जाते हैं। मजहबी लोगों की बात कर रहा हूँ, मजहबी लोग कि हाँ ये तो बहुत दूर की बात हो गई। तो फिर जो इस बुनियाद के ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं वो ये है कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस सभी के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आजादी कौन सा मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देगा, वो देंगे हम। समझे? तो इस दौड़ के अंदर जो है वो जो भी शरीक होगा उसने पहला कलमा ला इलाहा इल्ला इंसान ही का पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला इंसान, नहीं कोई माबूद सिवाय इंसान के। तभी तो इंसानों से पूछा जाता है, आप बताएं जी, आप बताएं जी, आप बताएं जी, आप बताएं। तेली तबोली चोर चकार सब आके बताते हैं। तो फिर ये होता है, तो किस उसूल की बुनियाद पे आप पूछोगे उससे? उसूल क्या है? वो उसूल है उसूल आजादी। समझ में आई? और उसूल आजादी की नफी इंसान की नफी है, इंसान की डेफिनेशन की नफी है। तो ये जो है इसको इतना आप सिंपल नहीं ले कि उल्टे लेटे हुए आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और उल्टे लेटे लेटे के हाँ ये ठीक है। ये इतनी आसान बात नहीं है भाई। ये जो है वो सी चेंज है, सी चेंज, यानी कि समंदरों का फर्क है दोनों पोजीशंस के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसके समंदरों के बीच में ब्रिज ब्रिज नहीं बनती ना। समंदरों के बीच में ब्रिज बनती है भाई, दो समंदरों के बीच में। नहीं। जैसे ये जो क्या बोलते हैं, ये जो अफ्रीका है और यूरोप के बीच में जो ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 45 किलोमीटर का फासला है, उसके ऊपर ब्रिज बना है क्या आज तक? जो मोरक्को और ये तकरीबन स्पेन के करीब करीब जो जगह है, पता है आप लोगों को यस या सर, नहीं? ब्रिज क्या नहीं बना हुआ पता? उस पर। हाँ, ब्रिज नहीं बना हुआ उस पर। क्यों नहीं बना वो? आई थिंक जो सी की फॉर्मेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं बन सकता, समथिंग नहीं, लाइक दैट। वो इतनी तेज यानी कि उसकी करंट्स होती हैं, वो पुल बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है, गिर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये मसला है भाई। तो जब हम कहते हैं ना फिलोसफी में सी चेंज, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वो बहुत मुश्किल है। हो सकता है बना लें कभी, ब्रिज बना लें, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बना लेंगे कभी ना कभी। ब्रिज बनाते बनाते कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई मलेशिया पहुंच जाता है, कोई ह्यूस्टन पहुंच जाता है, मुख्तलिफ जगहों पे लोग पहुंच जाते हैं। और फिर जाहिर है कि वो कोशिश करते रहेंगे सब लोग इंशाल्लाह। तो ये जो आप लोगों ने इतना ठंडे पेटों इसको लिया है, तो ये मेरे लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि आप लोगों ने कैसे ये समझा। कि अगर आपने ये समझा तो फिर दुनिया भर में जो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम की जो दाई हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो और थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो लोग बात कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, तो वो इस तरह कर रहे हैं भाई कि वो भी एक कंपेटिटर है। और वो कहते हैं देखें सबसे ज्यादा आज़ादी हम लोग देंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस आज़ादी की बात करें आप। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गई बात? यस कम से सर। कम कम से कम इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ने पढ़ने के बाद, कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस में जो फर्क है वो जमीन आसमान का फर्क है। उसके नतीजे में सारी डेफिनेशंस रीडिफाइन हो जाएंगी, और सबसे पहले जो डेफिनेशन डिफाइन होगी, रीडिफाइन होगी, वो इंसान की है। इंसान की डेफिनेशन रीडिफाइन हो जाएगी। ठीक है? सर तो पिछले लेक्चर में हम आपने ये भी बात बताई थी कि यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस वाले लोग हैं, उन्होंने जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस को न्यूट्रलाइज कर लिया है, जी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जी। मतलब और कॉन्सेप्शन उनका मेटाफिजिकल है, लेकिन काम वो स्टेट वो करना चाह रहे हैं जो कि प्रोसीजर वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्शन है। जी। और उसके नतीजे में वो हमेशा डिफेंडिव पोजीशन पे रहते हैं, वो हम्म। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में रहते हैं, अपॉलोजेटिक पोजीशन में रहते हैं।
देखिए मसला ये होता है कि जो बात आपने करनी है ना वो सीधी करें, सीधी करें, सीधी बता दें कि भाई ये इसमें तो ये है, ये ऐसे होता है। बोले नहीं हमें तो नहीं चाहिए ये, बोले नहीं चाहिए तो ठीक है भाई, कोई मर्जी मर्जी है आपकी, लेकिन ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही होता है। वो बात आप पूरी सदाकत के साथ बयान तो करो। जब आप पूरी सदाकत के साथ बयान करोगे हो सकता है लोग मान ही लें, क्या पता। लेकिन ये कि जब आप बात को छुपाओगे, क्योंकि आप जिस निज़ाम अदल निज़ाम हाय अदल के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना भाई। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप टर्म्स एंड कंडीशन को कबूल करने का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर किसी पोजीशन को असर्ट करते हैं, तो दूसरा वाला ज्यादा ये करेगा कि आपकी बात को रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा भाई भाड़ में जाओ तुम लोग। तो आप कहें ठीक है भाई हम चले जाते हैं, लेकिन हमारी पोजीशन तो यही रहेगी। ठीक है जी। तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग सब हो सकता है उल्टे ना लेटे हुए हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो कि मैं ही बैठा हुआ हूँ और आप लोग सब कुर्सियों पे ही बैठ के अलर्ट होकर देखें। जिस तरह बैठते हैं ना, बैठे हुए जिस तरह होते हैं, बैठने का जो स्टाइल होता है, वो स्टाइल ही आपकी माइंड के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस पैदा कर रहा होता है, जो केमिकल रिएक्शंस आपको चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की तरफ ढकेलते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो वो होते हैं नेक लोग वो बहुत आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं। आपने देखा है? आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं, तो उनके साथ जो बैठे हुए होते हैं, जो मोतक़ीदीन होते हैं, वो ऐसे करके आगे झुक जाते हैं, आगे बिल्कुल झुक जाते हैं ऊपर के। तो और वो अपना जिस्म को समेट लेते हैं, जिस्म को करीब कर लेते हैं, जिस्म को समेट के आगे हो जाते हैं। तो जैसे ही आप जिस्म को समेटते हैं और करीब करके आगे होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल, आपकी एंजाइम्स बॉडी के, वो सारे के सारे जो है आपको सबमिसिव बना देते हैं। तो वो जो आहिस्ता बोल रहे होते हैं, उसका नतीजे में आपके लिए उन आइडियाज की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और आपका जो क्रिटिकल माइंड होता है, जो क्रिटिकल सेल्फ होता है, वो वीकन हो जाता है, और उसके नतीजे में आप फौरन से कबूल कर लेते हैं बात। सही है, बुनियादी तौर पर। तो आप अगर आप स्ट्रेट बैठे हुए हो, अलर्ट बैठे हुए हो, और आप झुक नहीं रहे, तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग सब उल्टे लेटे हुए हैं या सबमिसिव होकर लेटे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका क्रिटिकल सेल्फ जो है वो अलर्ट नहीं है। आप स्टैंड स्ट्रेट, यू आर नॉट स्टडिंग मिस्टिसिज्म, यू आर स्टडिंग फिलोसफी। फिलोसफी में आपको लीथल होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ जो आपको कोई नेकी की राह दिखा रहा हूँ। मैं जो हूँ एक फलसफे का उस्ताद हूँ और आपको फलसफा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मेरी कही हुई बात के बारे में क्रिटिकल होना चाहिए, ठीक है। और अगर फर्ज किया कि मेरी बात आप अंडरस्टैंड कर गए हो, तो फिर उनके बारे में क्रिटिकल होना चाहिए जो ये तमाशे लगा के बैठे हुए हैं, कम से कम उनके बारे में क्रिटिकल होना चाहिए। असम्पशंस और एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर फलसफा नहीं पढ़ा जाता। फलसफा जो है वो असम्पशंस को भी चैलेंज करता है और एक्सेप्टेंस को भी क्वेश्चन करता है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीडम को जो लोग पॉलिटिकल आइडियल की फाउंडेशन मानते हैं, उनका पहले एक मसला आपको बता देता हूँ। उस मसले के को एक्नॉलेज करने के बाद ही ये निज़ाम जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आज़ादी की जो डेफिनेशन जो मैं आपको टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पढ़ाने वाला हूँ आइजैक बर्लिन का, वो मैं हज़ारों जगह पर हज़ारों लेक्चर्स में बता चुका हूँ। सही है, वो आप लोगों ने सुना भी होगा, कहीं किसी सुना है किसी ने, या आप लोग बिल्कुल अभी यानी कि ताज़ा ताज़ा पहली बार ये कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम को मेरे
मेरे लेक्चर में सुन रहे हो। सर थोड़ा बहुत डॉक्टर जावेद अंसारी साहब की किताबें पढ़ी हैं और डॉक्टर रशीद अरशद साहब को भी सुना है, तो थोड़ा आइडिया है मतलब नहीं नहीं, फ्रीडम का। मेरे मेरे तो कोई लेक्चर नहीं लिया। नहीं, आपके भी मैंने तो यूट्यूब पे सारे सुने हैं मैं आपके लेक्चर। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज किया कि वो फ्रीडम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए भी हैं, तो ये सारी की सारी जो ये वाली सीरीज है उसमें एक जगह जमा हो जाएंगे और कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो हो सकता है किसी और कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए हुए हों, तो सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए कनेक्ट करना जरूरी है। तो ठीक। ये आपको कहीं और भी मिल मिल जाएगा ये। तो अगर रिडंडेंट लगे, रिपीटेटिव लगे, तो कुछ देर के लिए आप अपना चाय वाय पी के बकरे वकरे देख के आ जाओ, लेकिन ये बताना जरूरी है। थैंक यू। थोड़ी सी रिपीटेशन होगी इसमें कि देखें, फ्रीडम की जो डेफिनेशन है ना, बुनियादी तौर पर यहाँ पे लिखी हुई है फ्रीडम की डेफिनेशन, कि आजादी क्या है बुनियादी तौर पर। आजादी का मतलब ही ये है कि लिमिटेशंस से मुबर्रा एक है, एक एक दायरा, वो दायरा तो ठीक नहीं है टर्म का ना, एक ऐसा स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो मावरा है किसी भी किस्म के लिमिटेशन से, किसी भी किस्म के ऑब्स्टिकल, किसी भी किस्म की हदबंदियों से। इसीलिए मैं दायरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। दायरा, दायरा का मतलब तो ये हो गया दायरे के अंदर रहोगे आप, दायरे के बाहर नहीं जाओगे। दायरे, दायरा भी नहीं, यानी कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये कि फ्रीडम बुनियादी तौर पर इन्फिनिट है, लिहाजा आप उसको फाइनाइट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट इंडिविजुअल की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी की रिकग्निशन है फ्रीडम, सही है। यानी कि मैं और आप सब फाइनाइट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन हमारे जो इम्कानात हैं वो इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट बीइंग के इनफाइनाइट इम्कानात को एक्नॉलेज करना और उन और इस एक्नॉलेजमेंट के साथ जिंदगी की तरफ जाना कि बुनियादी तौर पर आप लिमिटलेस इजहार इरादे के साथ इस दुनिया में आए हो, और उसके लिए आप बहैसियत फर्द, बहैसियत माशरा और बहैसियत रियासत इस अपनी ख्वाहिश को, इस अपनी उम्मीद को, इस अपने कलमे को नहीं भूलोगे कि बुनियादी तौर पर आज़ादी जो है वो एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस है जो ये दावा करता है कि वो आज़ादी ग्रांट करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी तो एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सिस्टम ऑफ जस्टिस इंस्टॉल हो जाता है, चाहे वो लिबरल कंसेप्शन हो, लिबर्टेरियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हो, या अप टू सम एक्सटेंट सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हो, या फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस हो, तो इसका मतलब ये है कि वो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एक ऐसे आइडियल की तरफ आपको दावत देता है जो फाइनाइट लोगों के लिए इनफाइनाइट इम्कानात को पैदा करने का दावेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुखलिस हो जाएं उस पॉलिटिकल आइडियल से जो ये दावा करता है कि मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो और आज़ादी का जो तस्वुर है आपके पास वो एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन है, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट आज़ादी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट होता ही नहीं। इन्फिनिटी कंप्लीट हो सकती है, इन्फिनिटी कंप्लीट नहीं होती कभी, ठीक है। तो जी इन्फिनिटी जो होती है एक एक लिमिटलेस डोमेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब तक के मर नहीं जाते उस वक्त तक आप अपनी तमाम आजादी के इम्कानात को एग्जॉस्ट करोगे नहीं। आखिरी हद ये आ जाएगी कि भाई अरे मैं तो मर ही रहा हूँ, तो ये तो हमारी रियासत ने हमारे साथ सही नहीं किया, ये माशरे ने हमारे साथ सही नहीं किया, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ क्योंकि मैं तो मर गया, तो इसका मतलब है मैं आज़ाद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम को जब पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर रिकग्नाइज किया जाता है, तो
तो इसका मतलब ये होता है कि वो निज़ाम अदल, जो भी निज़ाम अदल हो, वो निज़ाम अदल जो है वो अब ना जाने के लिए, ना खत्म होने के लिए, नॉन ट्रांजिटरी जो है वो सिस्टम ऑफ जस्टिस होगा। नॉन ट्रांजिटरी क्यों होगा? क्योंकि आप आजादी के इम्कानात पैदा करते रहोगे, करते 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 आप ही मर जाओगे, तो फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर वो आजादी के इम्कानात पैदा करते 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 वो भी मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम ना हो, हमारे हमारे बाद भी ये बाकी रहेगा। तो ये याद रखें, कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं, पॉलिटिकल आइडियल्स, जो अचीवेबल होते हैं। अचीवेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटलेस नहीं होते, वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। तो फाइनाइट चूंकि वो आइडियल्स होते हैं, इसीलिए जब वो आइडियल मीट कर लेता है इंसान, तो फिर वो बेमानवियत पैदा हो जाती है उस निज़ाम अदल के की अंदर, या वो निज़ाम अदल जो है फिर बेमायने हो जाता है लोगों के सामने। मिसाल के तौर पे निज़ाम अदल ये फैसला करे कि जी मैं सब लोगों को जो है वो अ, 2 वक्त की रोटी दूंगा, है, सबको कपड़े पहनाऊंगा, और सबको घर दूंगा, सबको रोटी खिलाऊंगा और कपड़े पहनाऊंगा। चाहे वो नंगा घूमना चाह रहा है, लेकिन कहूंगा नहीं, कपड़े पहनना है। क्यों क्यों नहीं पहन रहे कपड़े? सही है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, फर्ज करो कि कपड़ा पहना दिया और रोटी खिला दी और सब कुछ का घर मिल गया, एक एक कमरे का ही घर सही मिल गया, तो ये तो हो गया तीनों चीजें। तो तीनों चीजें हो गई, तो फिर ये पॉलिटिकल आइडियल ने तो अपना हदफ मुमकिन बना लिया, तो हदफ हासिल हो गया। फर्ज करें कि एक माशरा है जिसके अंदर 100 लोग हैं, और 100 लोगों से आपने वादा किया जी मेरा पॉलिटिकल आइडियल ये है कि मैं आपको रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, और सबको रोटी कपड़ा मकान मिल गया। तो आपकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए थी वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं मेरे कपड़े फट जाएंगे, तो क्या आपने बहुत सारे कपड़े दे दिए, और घर भी दे दिया, और खाना भी दे दिया। तो तीनों चीजें जब हासिल हो गई, तो फिर आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की क्या जस्टिफिकेशन रहेगी? है भाई? फिर तो नहीं रहेगी ना। फिर आप बोलेंगे नहीं ये तो मिल गया, अब हमें कुछ और चाहिए। तो कुछ और का तो आपने दावा किया ही नहीं था, आपने तो दावा ये किया था ये तो मिल गया। तो जब ये मिल गया तो फिर अब आप और क्या चाहिए तुम्हें? किस बात के लिए तुम सियासी जिद्दोजहद करोगे? क्या 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 चीज है जिसके लिए तुम सियासी जिद्दोजहद करना चाहते हो? तो उसके नतीजे में बेमानवियत पैदा हो जाएगी, और बेमानवियत पैदा होने के नतीजे में वो रोटी कपड़ा और मकान जो है वो उनके लिए एक मजाक बन जाएगा, और फिर वो कहेंगे कि नहीं ये तो हमें उल्लू बनाया गया। तो आप लोग जो है अ, वो निज़ाम जो है वो थोड़े ही दिन में अपनी मानवियत और अपनी असर अंगेजी और अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी और अपनी मॉरल अथॉरिटी खो देगा। तो कोई भी पॉलिटिकल जो स्लोगन होता है, वो पॉलिटिकल स्लोगन अगर फ्रीडम के अलावा कुछ और है, तो उसमें मसला ये होता है कि वो रियलाइजेबल हो सकता है, बाज ऐसे होते हैं जो रियलाइजेबल होते हैं। तो उसके नतीजे में वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब रियलाइज हो जाता है और सब्सटैंशिएट हो जाता है, तो फिर आपके लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल करने की कोई जस्टिफिकेशन बाकी रहती नहीं है। और पॉलिटिकल स्ट्रगल करने की जब आपके पास जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रहती, तो आपका जो पॉलिटिकल माइंड होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और वो स्टेगनेंट होना शुरू हो जाता है, और फिर वो फ्रॉम द कोर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आपको एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियल की जरूरत होती है जो इवेंट इवेंट बेस्ड ना हो, बल्कि वो प्रोसेस हो, एक ऐसा प्रोसेस जो ना खत्म होने वाला प्रोसेस हो।
और वो ना खत्म होने वाला प्रोसेस जो है वो आपको एक आइडियल की तरफ मुस्तकिल और मुसलसिल ढकेलता रहता है, और वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होता, और आप जो है शर्मिंदा होके ताबीर ख्वाब के अमल में शिरकत करते करते शर्मिंदा ताबीर होने से पहले खुद ही शर्मिंदा होके अपना मुंह काला करके यहाँ से दुनिया से रुखसत हो जाते हो। उसके बाद फिर नया आ जाता है, और नया आ जाता है, और नया आ जाता है, और नया आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर फ्रीडम का जो पॉलिटिकल आइडियल है वो बुनियादी तौर पर लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। चूंकि वो इनफाइनाइट पॉलिटिकल आइडियल है, लिहाजा आप पॉलिटिकल आइडियल की तरफ सफर करते रहते हो। सही है। और ये सफर जो है कभी खत्म नहीं होता। अमेरिका भी सफर में है, नॉर्वे भी सफर में है, स्वीडन भी सफर में है, सब सफर में है। कुछ आगे निकल गए हैं, कुछ थोड़े पीछे हैं, कुछ और पीछे हैं, कुछ और पीछे हैं। जिस तरह आपके पाकिस्तान के सारे इंटेलेक्चुअल जो टीवी पे बैठे होते हैं और बड़े बड़े इदारों के पढ़े हुए लोग हैं, और वो लोग क्या कि हम जो है बहुत पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन जिनसे पूछो जो आगे निकल गए हैं, उनसे बोलो भाई आप लोग तो बहुत आगे निकल गए, तो अब हो गया क्या पूरा फ्रीडम का? नहीं 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 नहीं, अभी हम भी सफर में हैं। तो आप सब सफर में हैं। जो जब सब सभी सफर में हैं, तो ये सब जो है बुनियादी तौर पर कंज्यूम हो रहे हैं इस प्रोसेस ऑफ realization of absolute autonomy, and absolute autonomy is in itself is limitless, it's infinite. And the problem is that the person or the people or the individuals or the communities who are pursuing that political ideal, they are all in their genesis and in their core, in their particularity and in their collectivity, they all are finite. So finite pursuit, infinite pursuit of finite being can never ever be realized. Eventually ये सब भी अपना मुंह काला कर कर ऊपर ही जाते हैं। सही है। तो लेकिन ये कि अभी मैंने दूसरे लेवल पे जाके हिट किया है कि कोई भी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस होता है ना, वो जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसका वादा पूरा हो जाता है, तो फिर लोग रुकते नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, अब हमें और कुछ दो। तो जब उनको कुछ और दिया जाता है, तो वो कहते हैं नहीं, ये तो वो नहीं है जिसका वादा किया गया था, कुछ और अब तुम कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो, लिहाजा वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो याद रखें कि फ्रीडम एक ऐसा पॉलिटिकल आइडियल है जो कभी रियलाइज नहीं होता, नहीं हुआ, नहीं होगा। आज हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के लॉयर्स हैं, पाकिस्तान के फेमिनिस्ट हैं, पाकिस्तान की, यानी कि जाहिर है कि ये एक एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के तीसरी दुनिया के कुचले हुए, थके हुए, मरे हुए लोग, लेकिन जिनको ये आइडियल समझ रहे हैं वो लोग भी उतने ही यानी कि डिसएन्चांटेड हैं रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। लेकिन जब वो हम जैसे भिखमंगों को और पाबंद सलासल लोगों को देखते हैं, तो फिर वो खुश होते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग माशाल्लाह कितने इनसे बेहतर हैं। तो यानी कि उनकी हैसियत जो होती है वो, जैसे ये जो तस्वीर बनी हुई है ये उड़ते हुए परिंदों की है, जैसे ये उड़ रहे हैं, और हम लोग ये इस तरह की कड़ियों में बंधे हुए लोग उनको नजर आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ से सब लोग जो है निकल निकल के अमेरिका और यूरोप भागना चाहते हैं, और वहां जाकर वो उन्हें पता चलता है कि वहां की चेन्स अलग किस्म की चेन्स हैं। लेकिन ये कि बहरहाल वो इन चेनों के मुकाबले में बेहतर चेनें होती हैं, अच्छी नरम वगैरह होती हैं, इलास्टिसिटी होती है उसमें, आपको पता ही नहीं चलता कि चेन है या नहीं है आपके पास। ठीक है।
तो वो वहाँ पे मुतमईन रहते हैं। लेकिन ये कि चेनें वहाँ पर भी होती हैं, और वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल होता है वो आपको बता रहा होता है कि देयर इज नो गुड न्यूज़ फ्रॉम फिलोसफी, फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट हाउ डीप शिट यू आर इन। तो जो जो भी फ्रीडम को आइडियलाइज करेगा, वो वादा करेगा कि मैं किसी ऑब्जेक्टिव के, ऐसे ऑब्जेक्टिव के हुसूल में हूँ जो कि लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है, और मैं चूंकि फाइनाइट हूँ, लिहाजा इस प्रोसेस के अंदर मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन ये कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये दूसरी बात है भाई, क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई? सर इसका मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसको डिसइंटीग्रेट अगर नहीं होना तो उसको ऐसे आइडियल्स बनाने हैं जो एक्चुअलाइज और ना हो सके, जो अचीवेबल ना हो, क्योंकि वो नहीं अचीव हो जाएगा तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ऐसा आइडियल सिर्फ एक ही और वो फ्रीडम है। नहीं, ये कोई साजिश नहीं कर रहे, नहीं, साजिश वो नहीं कर कह रहे। रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो कह नहीं रहे, ये मैं बता रहा हूँ, इम्प्लीकेट कर रहा हूँ। मसला ये होता है कि 300 साल से एक पॉलिटिकल आइडियल दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, जाहिर है हम लोगों के यहाँ जैसे कराची यूनिवर्सिटी में और पंजाब यूनिवर्सिटी, हम लोग तो कुत्ते बिल्लियों की तरह सतह की जहनीत है ना हम लोगों की। लेकिन पढ़े लिखे लोग तो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही हैं। तो वो लोग जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जाहिर है कि चले हम लोग तो जाहिल टाइप के हैं, जो हमारे बहुत सारे शागिर्द वगैरह समझते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं, और जाहिर है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग भी तो इसी पॉलिटिकल आइडियल को की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ठीक ही होगा ना फिर ये, जब सभी ज़ाहिर दुनिया के ज़हीन तरीन लोग जब इसको कह रहे हैं कि भाई यही नॉन कंटेस्टेबल वैल्यू है, यही है, सब लोग चलो इसी तरफ, चलो चलो आगे चलो, बढ़ो बड़े चलो, चले चलो, चले चलो। तो ये सब लोग जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये सलाहियत है कि आज़ादी के नाम पे जो कुछ हमने अचीव कर लिया है, अभी हमें और अचीव करना बाकी है। तो आप ये जितने आज़ादी की बात करने वाले लोग होंगे, चाहे सहाफ़ी होंगे, चाहे लॉयर होंगे, चाहे सियासतदान होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हेड्स होंगे, यूनाइटेड नेशंस के हेड होंगे, वर्ल्ड बैंक के हेड्स होंगे, ये सब बोलेंगे वी हैव अचीव सो मच, बट देयर इज लॉट ऑफ things we have to achieve more, and we have to move on and on and on and on। तो ये जो है वो कोई साजिश नहीं कर रहे, साजिश नहीं है, ये उसकी हमागिरी है, पॉलिटिकल आइडियल की हमागिरी है कि ये मुकम्मल नहीं होता, हदफ मुकम्मल नहीं होता। सही है। और ये ना मुकम्मल होने वाले हदफ को मान लेने के बावजूद भी इस हदफ की तकमील के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा दीन, अपना पूरी जान, अपनी पूरी अकदार को कुर्बान करने को तैयार है। सही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वर्ती है, इट इज वर्ती इनफ। ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ है फ्रीडम एज पॉलिटिकल आइडियल की। अब आ जाए तीसरी बात। जब इंसान ये कलमा पढ़ रहा होता है ना, जब भी कोई कलमा पढ़ रहा होता है ना, इंसान कोई भी कलमा पढ़े, तो उस कलमे का जो एंटाई थीसिस होता है ना, वो भी उसके सामने आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे जब आप कोई कलमा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है उस कलमे के अलरग़म जितनी भी चीज़ें हैं, अब तो सब छोड़नी पड़ेंगी आपको, है ना भाई। तो जब आप कोई इस्लाम का कलमा पढ़ोगे तो इस्लाम के खिलाफ जो कुछ है वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको, यही होगा। इसी तरह आप ईसाइयत का कलमा पढ़ोगे तो ईसाइयत के बरखिलाफ जो कुछ है वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी तरह हिंदुइज्म का जो कलमा है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो सब छोड़। इसी तरह बाबा गुरु नानक पानी में फिसल के गिर गए थे, हाँ, और पानी के अंदर रहे वो पता नहीं कितने दिन। उसके बाद फिर जब पानी के अंदर से बाहर निकले वो, तो उन्होंने पानी से निकलने के बाद सबसे पहले क्या बोला बाबा ने, है भाई, पता है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं। बाबा गुरु नानक जो थे, पानी के किनारे बैठे हुए थे, फिसल के गिर गए पानी में, या खुद ही चले गए,
बहरहाल ये नहीं पता कैसे गिरे। उसके बाद जब वो पानी से निकले, तो पानी से निकलने के बाद सबसे पहली बात उन्होंने कही, ना हिंदू ना मुसलमान। यानी कि सच्चाई के रास्ते पे कौन है? ना हिंदू है ना मुसलमान है। सही है। उसके बाद फिर उन्होंने अपना अपना दीन पेश कर दिया। तो उन्होंने जो अपना दीन पेश किया, वो दीन के जो पहले इब्तदाई पैरोकार थे, एक वो था कोई कोई वो था, मिरासिया था, और कोई ढोल बजाने वाला था। ये दो भाई को उन्होंने पहले शरीक किया, उसके बाद फिर वो हक की जो उनकी उन्होंने शमा जलाई थी, उसके अंदर हिंदू भी माशाल्लाह धड़ाधड़ शरीक हुए, और मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शरीक हुए और दीन से फारिग हो गए। और उन्होंने अपना दीन पेश कर दिया कि भाई आपके जो टेनेट्स हैं, टेनेट्स जो उन्होंने दिए उसमें कच, कि भाई आप लोगों ने सब ने दाढ़ी रखनी है, और आपने सबने अंडरवेयर पहनना है और कड़ा पहनना है। फिर बाद में जब इनके गुरु को असैसिनेट किया अपना जहांगीर ने, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने अब करपान भी रखनी है। तो कच, कड़ा, अ, अ, और करपान, ये तो उन्होंने जो है रिजेक्ट किया ना। तो जब भी आप कोई कलमा पढ़ते हैं, तो आपको उसका जो एंटाइथीसिस होता है, that is more prominent and more evident and more visible to you uh, than ever before, when you try to uh, acknowledge, or when you try to accept any kind of uh, statement, ultimate statement। जब आप कोई अल्टीमेट स्टेटमेंट कबूल कर रहे होते हो, तो उसके एंटाइथीसिस या उसके बाइनरी ऑपोजिशन जो होता है, वो आपका मध्य मुकाबिल होता है, जिसको आपने अब गिराना है, जिसको आपने डिफीट करना है, जिसको आपने ओवरकम करना है। तो और ये जितना हैगेमोनियस होगा, जितना पावरफुल होगा, जितना उतना आपके लिए मुश्किल होगा कलमा पढ़ना। लेकिन वंस यू एक्सेप्ट बाय लेटर एंड स्प्रेड दैट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, तो फिर उसका जो एंटाइथीसिस है वो आपके सामने रिकग्नाइज होता है। तो जैसे ही जब एक इंसान जो है आज़ादी को बुनियादी कलमे के पढ़ता है, मिसाल के तौर पे जैसे जो भाई कहता है भाई मैं एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो आज़ादी का मतलब उसके जहन में एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन ही होता है। तो फिर उसके जहन में ये एविडेंट हो जाता है कि ये तो कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि ये कलमा तो रियलाइजेबल है नहीं। क्योंकि जैसे ही वो ये कलमा पढ़ता है, तो 3 ऑब्स्टिकल्स फौरी तौर पर उसके सामने वाजे हो जाते हैं। और वो 3 ऑब्स्टिकल ये है, यानी कि फ्रीडम जो है इज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन, इज एक्चुअली ए काउंटर इंट्यूटिव नोशन और काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट। इंट्यूटिव क्या है? इंट्यूटिव ये है कि इंसान जब कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता है, कोई भी मजहब इख्तियार करता है, वो कहता है कि भाई फ्रीडम अगर एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन ही है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटीग्रेटेड है इंसान के साथ। बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग डिटरमिन्ड बाय दोज ऑब्स्टिकल, और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑब्स्टिकल, और बीइंग करप्टेड बाय दोज ऑब्स्टिकल, और being chained by those obstacles is evident to anybody। और वो 3 ऑब्स्टिकल्स हर इंसान के सामने वाजे होते हैं, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, सोशल ऑब्स्टिकल्स एंड लीगल ऑब्स्टिकल्स। यानी कि जैसे ही कोई इंसान आज़ादी को बुनियादी कलमे के कबूल करता है, तो वो कलमा जो है वो उसे 3 तरह के शयातीन की तरफ निशानदेही करता है। हर हर कलमे का जो खैर होता है, वो एक शैतान का भी तस्वुर आपके सामने पेश कर देता है। तो 3 शयातीन, जैसे ही ये कलमा कोई पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला फ्रीडम, तो फौरन 3 तरह के शयातीन उसके सामने आ जाते हैं। और वो पहला शैतान है फिजिकल लिमिटेशंस।
फिजिकल ऑब्स्टिकल्स, दूसरा सोशल ऑब्स्टिकल्स और तीसरा लीगल ऑब्स्टिकल्स। क्या आप लोग अगर ये कलमा पढ़ें तो आपके सामने ये तीन ऑब्स्टिकल्स एविडेंट होते हैं या नहीं? मैं हाँ भाई बताएं, क्या ये बात आपकी समझ में आई कि आपको ये कहा गया कि भाई आप आज़ाद हो, इंसान होता ही आज़ाद है और इंसान सेल्फ डिटरमिन्ड ऑटोनोमस बीइंग है, लेकिन जैसे ही आप इस कलमे के साथ मुखलिस हो जाते हैं हकीकी मायनों में और इखलास के साथ आज़ादी के खूगर बनने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने ये तीन ऑब्स्टिकल एविडेंट हो जाते हैं कि भाई ठीक है, एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन होनी चाहिए आज़ादी, लेकिन फिजिकल लिमिटेशंस तो हैं मेरी, फिजिकल लिमिटेशंस तो ख़त्म नहीं होंगी मेरी ज़िंदगी में। और सोशल लिमिटेशंस, ये माँ बाप का क्या करूँगा, बहन भाइयों का क्या करूँगा, बीवी बच्चों का क्या करूँगा, इस माशरे का क्या करूँगा, दोस्तों का क्या करूँगा, ये भी मेरी फ्रीडम को लिमिट करते हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं ये। और रियासत, जाहिर है कि रियासत तो होगी, कानून तो होगा, पुलिस होगी, फौज होगी, ब्यूरोक्रेसी होगी, लीगल स्ट्रक्चर्स होंगे, तो फिर मैं कहाँ जाके रहूँ, क्या करूँ मैं? फिजिकल लिमिटेशंस का क्या करूँगा, सोशल लिमिटेशंस का क्या करूँगा, लीगल लिमिटेशंस का क्या करूँगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीन तरह के ऑब्स्टिकल होने की वजह से फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन जो है, या तो ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाए आउटराइटली कि भाई ये तो रियलाइजेबल आइडियल है ही नहीं, पॉलिटिकल आइडियल, ये तो रियलाइजेबल आइडियल है ही नहीं। दूसरा इसका हल ये है कि कहा जाए कि फिर हम इसे खत्म करेंगे, फिजिकल लिमिटेशंस को भी खत्म करेंगे, सोशल लिमिटेशंस को भी खत्म करेंगे, लीगल लिमिटेशंस को भी खत्म करेंगे, और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें फिजिकली अनलिमिटेड होता चला जाए इंसान, सोशली अनलिमिटेड होता चला जाए इंसान, लीगली अनलिमिटेड होता चला जाए इंसान। तो जब आप फ्रीडम एज पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर कोई जद्दोजहद में शरीक होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जद्दोजहद सिर्फ सियासी जद्दोजहद नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये जा रहा है सियासी कारकुन, ये सियासी कारकुन है, हाँ, तो ये हमारे सियासी कारकुन है माशाल्लाह। तो सियासी कारकुन होने का मतलब ये है, अगर आप एक सिस्टम ऑफ जस्टिस की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सियासी कारकुन के जो बुनियादी तौर पर अहदाफ होंगे, एक ऐसे निज़ाम अदल अगर वो वज़ा करना चाह रहा है जो फ्रीडम ड्रिवन है, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फिजिकल लिमिटेशंस को कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा, सोशल लिमिटेशंस को एलिमिनेट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा, लीगल लिमिटेशंस को एलिमिनेट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा, अपना वेट डालेगा, अपनी स्ट्रगल डालेगा। लिहाजा जब कहा जाएगा कि इन फिजिकल लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आओ ये कुर्बानी दो, वो कुर्बानी देगा। जब सोशल लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कहा आ जाओ आप आके पीठ पे डंडे खाओ, तो वो सोशल लिमिटेशंस को दूर करने के लिए डंडे खाने पहुंच जाएगा। लीगल लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आ जाओ आप लोग जिद्दोजहद में शरीक हो जाओ, जिद्दोजहद में शरीक हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर काम वो ही करेगा जो कि मेटाफिजिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इसके नतीजे में एक ऐसे पॉलिटिकल आइडियल की रियलाइजेशन की मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल आइडियल कभी रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स फिजिकल सोशल लीगल they keep coming towards you and you have to confront them and you have to eliminate them, and as long as you are alive you should struggle against physical social and legal limitation, and if you keep doing this and you keep fighting with these obstacles and contribute in the process of eradicating these obstacles whether they are physical social or legal, तो उसके नतीजे में फिर आप जो है ये कह सकोगे कि ये हैं शहीदे, और फिर आप मरी जाओगे, जाहिर है इंशाल्लाह आप मरी जाओगे एक ना एक दिन। तो जब आप मर जाओगे तो फिर आप क्या होगे, शहीदे, क्या बोला, आजादी। शहीद आजादी, शहीद आजाद हो, बल्कि नाम ही आजाद रख लेना, क्या क्या ऐसा नहीं है, असल में नाम ही आजाद रख लेना, और ये कि आप, इसका मतलब ये हुआ
कि ये कहना कि जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जैसे सेक्युलर लोग, आपने आपने देखा होगा कि भाई सियासत का मजहब से क्या ताल्लुक है, और मजहब क्यों हर मामले में कूदता है, और मजहब मजहब का काम है बस अभी इबादत करें और वो पर्सनल चीज है। तो सियासत जो है वो एक अलग चीज है और मजहब एक अलग चीज है। तो ऐसा उभाम ये पैदा होता है कि जब आप पॉलिटिकल मैन के तौर पर होते हैं तो पॉलिटिकल मैन का कोई ताल्लुक नहीं होता नॉन पॉलिटिकल इश्यूज से। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं, देखिए मजहब एक नॉन पॉलिटिकल इशू है। तो जब आप फ्रीडम को फंडामेंटल वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, जब आप फ्रीडम को फंडामेंटल, तो दुनिया का हर मसला फ्रीडम का मसला होता है। इवन आप इबादत कैसे करते हो ये भी फ्रीडम का मसला होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सियासी कारकुन जो कि फ्रीडम की जिद्दोजहद में मुलविस होता है, वो जिंदगी का कोई दायरा नहीं छोड़ता जहां के अंदर वो सियासी तौर पर इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करता। हर मामले में कूदता है वो, हर मामले में कूदता है। आपके घर के मामले में कूदता है, आपके मजहब के मामले में कूदता है, आपके मदरसे के मामले में कूदता है, आपकी शादी ब्याह के मामले में कूदता है, आपके ताल्लुकात के बाद माँ बहन बेटी के ताल्लुकात में कूदता है, बीवी बच्चे के ताल्लुकात में कूदता है, हर चीज में कूदता है। और अपने इस कूदने की जो जस्टिफिकेशन निकालता है वो लीगल बुनियादों पर निकालता है। समझ में आई बात? तो ये बात इतनी आसान नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई ये कौन सी ऐसी बात है भाई, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा कि आप फ्रीडम को इतना हल्का ले लो। फ्रीडम को जब आप कलमे के तौर पे पेश करते हो तो दुनिया का कोई कलमा कायम नहीं रह सकता, कोई कलमा। ये मैं पूरी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूं। कोई भी आ जाए बात कर ले कि भाई इसके नतीजे में ये कलमा बाकी रह जाएगा, कोई कलमा बाकी नहीं रह सकता। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बिल्कुल बाकी नहीं रह सकता। समझ में आई बात? कभी बाकी नहीं रह सकता। और वो सियासी तौर के ऊपर, सियासी बुनियाद के ऊपर, सियासी जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे रीडिफाइन करेगा आपके कलमे को, हर चीज को करेगा। ईसाइयत बाकी नहीं रहेगी, हिंदुइज्म बाकी नहीं रहेगा, सिखिज्म बाकी नहीं रहेगा, कोई मजहब बाकी नहीं रहेगा अपनी असल हैसियत के अंदर, अपनी जेनेसिस के अंदर, अपनी फाउंडेशंस के अंदर। और वो जो बाकी रहेगा वो होगा ही नहीं जो वो था, वो रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल है। ये इसकी स्ट्रक्चरल पेनिट्रेशन इतनी इंटीग्रेटेड है कि वो इतनी रिफाइंड है कि वो इस लेवल की इंजीनियरिंग करेगा जिसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट जो तुम्हारे मुंह से निकल रही है ना, मुंह से निकलने वाली स्टेटमेंट, वो भी चैलेंज होगी कि ओ देखें इसके नतीजे में फिर फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो गई। ये जो आपने बोला, ये जो जुमला इससे हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। ये आ गया फिजिकल लिमिटेशन, ओ आ गई सोशल लिमिटेशन, आ गई लीगल लिमिटेशन, आ गई। तो यूं समझ लें कि ये जो पॉलिटिकल आइडियल है फ्रीडम, ये एक ऐसा हसास पॉलिटिकल आइडियल है जो अपनी अपने वजूद के अंदर एक बारीक कांच की तरह का बर्तन है, वाज है। और इतना बारीक है, इतना कमजोर है कि ये आपने जरा सा इसको दबाया या जोर से पकड़ा तो टूट के आपके हाथ को जख्मी कर देगा। लेकिन यही जब आप इसको प्रोटेक्ट करने जाएंगे, लेकिन जब आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने जाएंगे तो ये एक टाइटेनियम की तरह का ऐसी सोर्ड होगी जिसके नतीजे में कोई निजाम, कोई उसूल, कोई कदर, कोई अकदार, कोई निजाम बाकी नहीं रह सकता। क्योंकि उसकी काट के नतीजे में कोई
कोई जो कॉन्टिन्यूटी है, कोई जो दावा है, कोई कदर है, और कोई तकद्दुस या मुकद्दसात है, बाकी नहीं रहेंगे। और उसके नतीजे में हर चीज को आप डिसइंटीग्रेट करेंगे। तो डिसइंटीग्रेशन का ये एक ऐसा सोर्ड है जो अब जब आप इसको डिफेंड करने जाएंगे तो लगेगा अरे इसको कुछ ये ना हो जाए, टूट ना जाए, है। और जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज होने पे जाएगा तो इसके नतीजे में ना तो कोई कदर बचती है, ना कोई रियासत, कोई कोई अक़दार का निज़ाम बचता है, कुछ भी नहीं बचता। सिर्फ वो बचता है जो कि इस कंडीशन के साथ अपने आप को रीडिफाइन कर ले। तो ये इतना डिमांडिंग और इतना चैलेंजिंग पॉलिटिकल आइडियल है जो जो कि किसी दूसरे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ नहीं चल सकता। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, नहीं मजहब तो किसी दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चल नहीं सकता। भाई जो फ्रीडम को फंडामेंटल वैल्यू के तौर पर रखेगा वो नहीं चल सकता किसी दूसरे कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के साथ। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रीडम को लिमिट करोगे तो फौरन से ये पता चल जाएगा कि आपने जो है फ्रीडम को लिमिट करने की कोशिश की है, और ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। फ्रीडम तो एब्सेंस ऑफ लिमिटेशन है। तो बुनियादी तौर पर हिस्टोरिकली पिछले 300 साल से लोगों को इन तीन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के ऊपर लगाया गया है, और उनका ईमान जिसके ऊपर बरकरार रखा गया है वो ये है कि आपको ये सब आप जिद्दोजहद क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी हासिल कर लोगे कभी ना कभी इंशाल्लाह ताला। और एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी कब हासिल होगी? जब एब्सोल्यूट सेंस में फिजिकल लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी, एब्सोल्यूट सेंस में सोशल लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी, एब्सोल्यूट सेंस में लीगल लिमिटेशंस खत्म हो जाएंगी। अभी दुनिया में जब आप निज़ाम हाय जिंदगी की और रियासतों की और सोसाइटीज की दर्जाबंदी करते हैं तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो इंडेक्सिंग जब आप करते हैं तो वो इंडेक्सिंग ये बताती है कि कौन से जगह पर सबसे कम फिजिकल लिमिटेशंस हैं, कौन सी जगह पर सबसे कम सोशल लिमिटेशंस है, कौन सी जगह पर सबसे कम लीगल लिमिटेशंस है, और कहाँ के लोग ज्यादा अपने आप को फिजिकली एम्पावर समझते हैं, सोशली एम्पावर समझते हैं, लीगली एम्पावर समझते हैं विदाउट डिसरप्टिंग देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। कितना एरिया ऑफ ऑटोनॉमी है जिसे वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इसी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इंडेक्सिंग होती है। और हम जैसी जो घटिया टाइप के माशरे हैं वहाँ पर आपको बताया जाए, देखें ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये बहुत नीचे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग गटर में गिर जाते हैं, यहाँ पर जो है ख़ानदान में कारोकारी हो जाती है, और लीगल प्लेन के ऊपर आपको डाले वाले उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये आपको बता दिया जाता है, आपके जो एनजीओज के लोग हैं और जो सहाफ़ी हैं और जो लॉयर्स हैं और लायर्स हैं, ये सारे के सारे आपको ये बता रहे होते हैं। लेकिन ये कि दुनिया में कुछ जगहों पर इसके मुकाबले में ज़्यादा फिजिकल लिमिटेशंस ओवरकम हो जाती हैं, सोशल ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, लीगल ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये समझा जाता है कि आप ज़्यादा आज़ाद हैं। तो बहरहाल ये कि बहैसियत फ़र्द, बहैसियत माशरा, बहैसियत रियासत, फ्रीडम एज पॉलिटिकल आइडियल के तौर पर आपको जो ऑब्जेक्टिव देती है वो तीन ऑब्जेक्टिव देती है। तीन सतहों के ऊपर आपको जिद्दोजहद करनी होती है। एक, फिजिकल लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, सोशल लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। लीगल लिमिटेशंस को ओवरकम करने की कोशिश करनी है, मुस्तकिल मुसलसिल पूरी जिंदगी। और उसके बाद फिर जब आप मरोगे तो जाहिर है कि आपकी कब्र के ऊपर लिखा होगा ये होंगे शहीद आज़ादी। तो दुनिया में बड़े बड़े शहीद आज़ादी कौन कौन है? चलें बताएं, नाम बताएं। भगत सिंह है एक तो। वही कर दी छोटी बात, चलो भगत सिंह। सही है, चलो भगत सिंह हो गया। हाँ भगत सिंह है।
और दुनिया की बात कर रहा हूँ। भगत सिंह तो पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने, हमें आज़ादी मिल कैसे गई, अंग्रेज साले इतने शराफत से चले कैसे गए। तो वो हैरान हुए, तो सब लोगों ने खोद खोद के निकाले गए, हाँ इन्होंने कुछ किया होगा, इन्होंने कुछ किया होगा। सर वो मार्टिन लूथर किंग को कह सकते हाँ, हैं। मार्टिन लूथर किंग हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, यू नो इस तरह के लोग जो हैं, जॉन। मंडेला तो वो खुद तभी मौत मरा है ना फिर। नहीं नहीं नहीं, मतलब मतलब अच्छा, शहीद मतलब मार डालो। नहीं नहीं नहीं, वो सही है। हाँ हाँ, मतलब जमहूरियत के लिए, आजादी के लिए उसने स्ट्रगल की ना भाई बेचारे ने। अच्छा, शहीद का तुम ये मतलब समझ लो, जो जान दूसरों अच्छा, ने। ची गवेरा भी तो है ना, वो ची गवेरा है। नहीं नहीं, चे गवेरा तो खैर है, लेकिन चे गवेरा को नहीं रिकग्नाइज करते ना। चे गवेरा तो बेचारा किसी और चक्कर में मारा गया, वो तो खैर इक्वालिटी की बात करता था, फ्रीडम की, और वो तो कैपिटलिज्म वगैरह के खिलाफ था, वो खैर अलग बात है। तो ठीक है, बहरहाल तो इस तरह से मार्टिन लूथर किंग वगैरह इस तरह के भाई, और दूसरे हजारों लोग होंगे इधर, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी आज़ादी की जिद्दोजहद करते रहे। सही है। तो क्या ये बात अभी अभी हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन से 3 प्रोसेसेस हैं जो फ्रीडम को एज एब्सोलूट फ्रीडम में कन्वर्ट करने की स्ट्रगल करते हैं, जो कि हमारे लिए सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। इसे हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ तक कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो पूछ लें, इसके बाद बताएंगे। सर क्या ये बात ठीक होगी कहना कि अगर ये जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है ये फिर हर किस्म के सोशल ऑब्स्टिकल्स या सोशल रूल और लीगैलिटी को ख़त्म करवाना चाहेगी? उनको चैलेंज करेगी, हर किस्म के सोशल रिलेशनशिप को चैलेंज करेगी, इस उसूल की बुनियाद पे कि इस रिलेशनशिप में आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसी तरीके से हर लीगल उसको भी करेगी। कोई भी लीगल लॉ स्ट्रक्चर है तो उसको वो चैलेंज करेगी कि इसके नतीजे में, इस लॉ के नतीजे में आज़ादी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और ख़ास तौर पे उन लॉज को चैलेंज करेगी जिनकी फाउंडेशन जो है प्री इनलाइटनमेंट फाउंडेशन है। अगर प्री इनलाइटनमेंट फाउंडेशन है तो उनके ऊपर तो बिल्कुल रूथलेसली अटैक करते हैं, बगैर किसी और उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बारबेरिक लॉस का टर्म इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, वो उन लॉस को बारबेरिक लॉस कहते हैं। बारबेरिक लॉज में और सिविल लॉ में फर्क होता है। सिविल लॉज जो होते हैं वो सिविलिटी की बुनियाद पर कंस्ट्रक्ट होते हैं, और सिविलिटी जो होती है उसका मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। Any laws which undermine the absoluteness of the right of self-determination will be considered as barbaric law. So वो हम बताएंगे, वो आपको बताएंगे। तो बुनियादी तौर पर जब आप फ्रीडम का कलमा पढ़ लेते हैं तो आपको बैक वक्त एक तबलीगी मिशन के ऊपर निकलना होता है, और वो तबलीगी मिशन ये होता है कि अब आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से फिजिकल ऑब्स्टिकल्स के वजह से आप अपनी आज़ादी का इजहार नहीं कर सक रहे और अल्फाज दीगर अपनी खुदाई का इजहार नहीं कर पा रहे। ठीक है, और उसके लिए लोगों को जमा करते हैं। इसी तरीके से कौन सा रिश्ता है और कौन सा ख़ानदान का ऐसा फर्द है या ताल्लुक है जो आज़ादी की राह में रुकावट बन रहा है, तो या तो उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए या डिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और या उसको उसको लीगली अबैंडन कर दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ, जैसे दूसरी शादी करना तो लीगल लिमिटेशन, सॉरी सोशल है कि भाई आपने शादी कर ली, लेकिन आप देखेंगे जितनी भी फेमिनिस्ट खवातीन होंगी वो कहेंगी नहीं, दूसरी शादी करना जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की वायलेशन हो गई।
जिससे पहली बीवी जो है उसकी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो आप एक अपने दो बीवियां नहीं रख सकते। मैंने जी वो तो मजहब ने उसकी इजाजत दी है। बोले नहीं, मजहब ने तो इसकी इजाजत दी है, लेकिन मजहब एक कोई आ जाएगा, मौलवी आ जाएगा अपनी दाढ़ी हिलाते हुए कि नहीं नहीं, ये वो तो ये है कि वो उस जमाने में ऐसा होता था कि लोग 100 100 200 200 500 शादियां करते थे, तो इस्लाम ने कहा कि नहीं 500 शादियां नहीं करो, चलो 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 बेटे 4 शादियां कर लो, है। तो इसलिए तो अब और बेहतर ये है कि एक ही करो। हाँ, तो फिर हम लोग तो सब एक ही करते हैं माशाल्लाह, मेरी भी एक ही बीवी है। इस तरह के लोग आ जाएंगे आपके पास। तो फिर वो कहेंगे चलो यार फिर भी कुछ खबीज कर ही लेते हैं, तो ऐसा करो एक कानून बना दो। कानून बना के क्या करो कि एक अपने एक ही बीवी रख सकते हैं सब लोग। तो आप कहेंगे भाई ये तो मेरी आज़ादी, नहीं 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 नहीं, ये देखें ये तो फ्रीडम की लिमिटेशन कर रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब ये है कि ये तबलीगी जो जमात होती है आज़ादी के मोमिनीन की, वो तबलीगी जमात का काम ये होता है कि वो ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करती है कॉन्स्टेंटली, दे कॉन्स्टेंटली आइडेंटिफाइंग दोज ऑब्स्टिकल। उसके लिए फॉरेन फंडिंग्स भी आती हैं, पैसे भी मिलते हैं इनको। ये हज वज पे जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हुज्जाज इकराम यहाँ भी आते हैं, यहाँ से भी हुज्जाज इकराम जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों का तवाफ़ करते हैं, उसके नतीजे में उम्रे वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर ये वापस आते हैं और फिर अपनी तबलीग में लग जाते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, और ये पूरी की पूरी नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये प्रोसेस है, और उसके लिए पूरे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, सिस्टमैटिक लेवल के ऊपर होता है। फिर इसके नतीजे में मुख्तलिफ मदारिस खोले जाते हैं, जिसके नतीजे में यहाँ से ख़ास तौर पे जो गैर तरक्की याफ्ता इलाके होते हैं तीसरी दुनिया के, जैसे जुड्डो मिट्टी इधर उधर, यहाँ के बच्चे और बच्चियों को इंसेंटिव दिया जाता है, फिर वहाँ पर जाकर उनको तालीम दी जाती है, उन मदरसों में किया जाता है, और फिर उनको बताया जाता है कि देखें ये आज़ादी ये होती है, ये वो उसका सबक फिर पढ़, अदालत का शुजात का लिया जाएगा, तो उससे काम दुनिया की है इमामत का, फिर वो सबक पढ़ के फिर इधर आता है, फिर आपको बताता है। तो ये याद रखें कि ये कोई ऐसे ही नेचुरलाइज नहीं हो रहा, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट्स मौजूद हैं, हैवीली फाइनेंस्ड हैं, और वो कमिटेड है। जिस तरह से लोग मजहब के साथ कमिटेड होते हैं, इसीलिए लोग फ्रीडम के साथ भी कमिटेड होते हैं, और उसमें अच्छे लोग होते हैं, ये नहीं कि वो बुरे लोग नहीं होते कि कोई साजिश कर रहे हैं कोई, वो वाकई ऐसा समझते हैं कि ये जो सोशल रिलेशनशिप है ये बुनियादी तौर पर आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए, ये कानून जो है बारबैरिक है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए, ये फिजिकल लिमिटेशन है लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में तफसील से डिस्कस करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसे कंटिन्यू कर सके तो आपको, और ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है इंशाअल्लाह, तो वो भी उन लोगों तक भी पहुंच जाएगा जो अभी मौजूद नहीं है। तो ये ना समझें कि कोई टर्म अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो वो आपकी समझ में आ गई है, सही है। तो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो हमारे यहाँ लोग हाँ मैं तो समझता हूँ, मैं तो अंडरस्टैंड, अरे भाई आप अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे होते तो आप इतनी आसानी से थोड़ी उगल देते उसको। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं इधर से कान से आती है और मुंह से निकल जाती है, ये कान से घुसी है और मुंह से निकल जाती है, वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, सही है। तो बहुत सारे लोग जो अपनी टें कर रहे हैं उन्होंने ना उसको समझा है ना उन्होंने उसको इसीलिए वो इतना केयरलेसली उसको असर्ट कर रहे हैं और अफर्म कर रहे हैं, और उसका वो जवाब देंगे अल्लाह मियाँ के आगे। कोई ऐसा मसला थोड़ी है, हर एक को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे वो जो अपने आप को आलिम कहते हैं उनको तो बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, वो बचेंगे तो नहीं। ठीक है भाई, तो अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।